हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है जिब्रेलिन हार्मोन। ये एक प्लांट हार्मोन है। मैंने पहला प्लांट हार्मोन पढ़ाया था ऑक्सिन, और आज हम लोग बात करने वाले हैं जिब्रेलिन हार्मोन की। किसकी बच्चों? जिब्रेलिन हार्मोन। चलिए देखते हैं जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। जब मैं आपको बताऊंगा तो एक चीज सुनिए। सबसे पहले जापान के जो फार्मर्स थे, किसान थे, उन्होंने राइस प्लांट में कुछ अजीबोगरीब सिम्टम्स देखे। क्या सिम्टम थे वो सिम्टम थे कि जो राइस प्लांट है वो काफ़ी लंबा हो गया, एक्सेसिवली टॉल हो गया है, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है और वो स्ट्राइल हो गया, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है या ख़त्म हो गई है। ये बात समझ में आती है? उन्होंने देखा कि इनका जो राइस फील्ड था, मतलब धान का जो खेत था, वहाँ पे प्लांट काफ़ी पतले, काफ़ी लंबे और स्ट्राइल हो गए हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। मतलब प्लांट को कोई बीमारी हो गई है यार। प्लांट को जो बीमारी हुई है, उस बीमारी का नाम क्या रखा गया? बेकिन डिसीज या फुलिश सीडलिंग। ठीक है ना? तो बेकिन डिसीज या फिर फुलिश सीडलिंग देखी गई राइस प्लांट में। तो पहली बार आपसे पूछा जाएगा जिब्रेलिन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो बीमारी है किस में देखी गई? आप बताओ। राइस प्लांट में। किन्होंने पहली बार ऑब्जर्व करी? तो जापानीज फार्मर ने। किसने? जापानीज फार्मर। उसके बाद आप देखिए एक साइंटिस्ट थे कुरोसावा। क्या नाम है बच्चों? कुरोसावा। बहुत अच्छे से याद रखिए ये नाम। कुरोसावा ने क्या किया? कुरोसावा फाउंड दैट द डिसीज वाज कॉज्ड बाय फंगस। ये डिसीज जो बताई है ये हुई किससे? कुरोसावा बोले फंगस से हुई है। और फंगस का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। एक फंगस है जिसकी वजह से स्टेम की या प्लांट की ये हालत हो गई है और उसको ये बीमारी हो गई है। इसी के नाम पे रखा गया है ये हार्मोन। नाम है इसका जिब्रेलिन। बात समझ आई? सबसे पहले फार्मर्स थे, कहां के? जापान के। जापानीज फार्मर फर्स्ट ऑब्जर्व द डिसीज that is बेकिन डिसीज इन राइस सीडलिंग्स एंड कुरोसावा ने क्या बताया 1926 में कि ये बीमारी किससे? फंगस से। नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। उसके बाद बच्चों बात करेंगे याबुता और सुमिकी। आपको मेनली याबुता याद रखना है, ये मेन आंसर है, क्वेश्चन याद रखना है इसका, यहां से आता है। सुमिकी एक बार को भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। याबुता एंड सुमिकी ने क्या करा? उस फंगस से एक एक्टिव सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया। वो एक्टिव सब्सटेंस क्या था? जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। याद रहे, एक एक्टिव सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया था उस फंगस से जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फंगस का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और उस सब्सटेंस का नाम, उस केमिकल का नाम क्या रखा? जिब्रेलिन। बात समझ में आ गई? फिर से देख लीजिए। जापानीज फार्मर ने पेक्यूलर सिम्टम इन राइस सीडलिंग ऑब्जर्व करे। बीमारी थी बेकिन या फुलिश सीडलिंग, और ये किससे हुई है? फंगस से हुई है। कौन सा फंगस? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। किसने बताया? तो आप बताओ। कुरोसावा ने। याबुतो और सुमिकी ने क्या कहा? उन्होंने उस फंगस से केमिकल एक्सट्रैक्ट किया, एक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया जो कि एक्टिव सब्सटेंस था, ग्रोथ कराता था, और उस केमिकल का नाम रख दिया जिब्रेलिन। बच्चों याद रखो, जिब्रेलिन को जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। तो देखो शॉर्ट में मैंने लिखा है यहां पे GA, जिब्रेलिक एसिड। प्रेजेंट टाइम में लगभग हंड्रेड्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिन हार्मोन देखे गए हैं। मतलब इतने आपके डिस्कवर हो चुके हैं, 100। तो GA1, GA2, GA3, GA4 ऐसे करके एंड सो ऑन अप टू GA100। प्रेजेंट टाइम में 100 टाइप्स के जिब्रेलिन डिस्कवर हो चुके हैं। अब आगे देखिए, जिब्रेलिक एसिड 3 यानी कि GA3 इज वन ऑफ द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। ये सबसे पहला जिब्रेलिन हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ था। और अब तक कितने हो गए टोटल? 100। ये लाइन आपको याद रखनी। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन आता है उसमें स्टेटमेंट दे रखा होता है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है ना? तो उसमें आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से करेक्ट है। तो ये NCERT की लाइन, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन आर नोन। ठीक है, उसके बाद ये हमने देख लिया। अब देखेंगे इसके फंक्शन क्या है और उनका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जिब्रेलिन हार्मोन का पहला फंक्शन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। क्या मतलब है इस बात का? स्टेम एंड लीफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? तो आप बताओगे, प्लांट में जो स्टेम है उसकी लेंथ बढ़ा दो, और जो उसमें लीफ है उसकी लेंथ बढ़ा दो। बच्चों, प्लांट की स्टेम की लेंथ बढ़ेगी, इलोंगेशन हो जाएगा, लीफ की बढ़ेगी। ये एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, कोई भी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ले लो, सबकी ग्रोथ कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? जिब्रेलिन। नेक्स्ट फंक्शन बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है? इसको आप देखोगे रोजेट फैमिली में। कौन सी फैमिली में? रोजेट प्लांट्स कहते हैं। रोजेट प्लांट देख लो,
रोजेट प्लांट कौन सी कैटेगरी के हो गए? जैसे कैबेज, बीट, ये रोजेट प्लांट होते हैं जिनमें लीफ मेन होती है। क्या मेन होती है? लीफ। तो होता क्या है, इंड्यूस करते हैं स्टेम इलोंगेशन को। जो जिब्रेलिन हार्मोन है इन प्लांट पर जब स्प्रे कर दोगे रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जब इन पर रोजेट प्लांट पे ये स्प्रे कर दोगे तो उससे क्या होगा कि इसकी स्टेम की इलोंगेशन हो जाएगी, जो इंटरनोड है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो वहां से बहुत सारी लीफ भी डेवलप हो जाएंगी। ठीक है ना? तो इन प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होगा? जिब्रेलिन का स्प्रे कराएंगे। इस प्रोसेस का नाम है बोल्टिंग। क्या नाम है? बोल्टिंग का मतलब होता है इंड्यूस स्टेम इलोंगेशन। ठीक है ना? उसके बाद फिर आता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या है? स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। मतलब सीड को जर्मिनेट करना है। सीड को जर्मिनेट करने के बाद जमीन में सीड गाड़ दिया, उससे छोटी छोटी कलियां निकली और एक प्लांट बन गया, मिनी प्लांट, जिसको हम सीडलिंग कहते हैं। सीड से जो छोटा प्लांट निकलता है उसे हम सीडलिंग कह रहे हैं। ठीक है ना? तो सीड का जर्मिनेशन कराने का मतलब है सीडलिंग बनवाना। तो सीड जर्मिनेशन के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं जिनकी वजह से ये काम होगा। तो ये क्या कर रहा है? ये स्टिमुलेट कर रहा है उन एंजाइम की सिंथेसिस के लिए जो जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, लाइक अमाइलेज, लाइक प्रोटीएज। ये बात समझ में आ रही है? अमाइलेज और प्रोटीएज एंजाइम है जो जर्मिनेशन में हेल्प करेंगे। देन आफ्टर आपने देखो फंक्शन 3 देख ली, स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, उसके बाद बोल्टिंग, उसके बाद सीड जर्मिनेशन। अब हम यूजेस की बात करेंगे। यूज देखिए, कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है? एप्पल जो है उसके लिए जिब्रेलिन हार्मोन है। ठीक है? उसका स्प्रे कर दोगे एप्पल पे तो यही लिखा है, ये देखिए फ्रूट ग्रोथ। ये क्या करेगा? एप्पल का साइज इंक्रीज कर देगा और उसका शेप बहुत अच्छा कर देगा। जिब्रेलिन उसके शेप को भी इंप्रूव करता है एप्पल के, और उसका साइज भी इंक्रीज करता है। कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। तो हम यहां पर जिब्रेलिन को पोमोलिन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोमोलिन। अब पोमोलिन क्यों बोलते हैं? पोमोलिन इसलिए बोलते हैं कि एप्पल जिस कैटेगरी का फ्रूट है उसको हम बोलते हैं पोम फ्रूट, POME, पोम फ्रूट। तो उसी की वजह से नाम रखा है पोमोलिन। जिब्रेलिन क्या हो गया? पोमोलिन हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो फ्रूट का साइज इंक्रीज कर रहा है एप्पल का। उसके अलावा जो अंगूर होते हैं, अंगूर बंच में होते हैं। ठीक, ग्रेप्स किस में होते हैं? बंच में। तो उस बंच का साइज, उस बंच की लेंथ भी इंक्रीज करा जा सकती है जिब्रेलिन हार्मोन की हेल्प से। जैसे एक जिब्रेलिन है GA4, कौन सा है? जिब्रेलिन 4। तो जिब्रेलिक एसिड 4 जो होता है वो पोमोलिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डिलेड राइपनिंग। अब भाई अगर हम चाहते, एक हमारा बाग है, उस बाग में पेड़ लगे, उसे फ्रूट्स लगे, लेकिन फ्रूट जल्दी से ना गिर जाए पेड़ से, हम उसको लंबे समय तक पेड़ पे रखे रहें, जिससे हम बार बार उसकी मार्केटिंग कर सकें, मतलब बार बार उसको बेच सकें। मतलब आज हमने थोड़े अमरूद बेच लिए, कल थोड़े और बेच लिए, एक ही बार में सारे सेब, सारे अमरूद, सारे फल गिर ना जाएं। ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फल जल्दी पके ना। तो आप जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे तो वो राइपनिंग को डिले कर देगा, फल जल्दी पकेगा नहीं तो पेड़ से जल्दी गिरेगा नहीं, और जब वो पेड़ से नीचे जल्दी नहीं गिरेगा तो पेड़ पे ज़्यादा देर तक रह सकता है और मार्केटिंग के लिए हमें समय ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है? तो दूसरा यूज हो गया। फिर इंक्रीज माल्टिंग, ये फर्मेंटेशन है, मतलब जिब्रेलिन फर्मेंटेशन में भी हेल्प कर रहा है। कैसे? माल्ट को इंक्रीज करके। किसको इंक्रीज करके? माल्ट को इंक्रीज करके। माल्ट शुगर का नाम है। उसके बाद एनहांस शुगर केन ईल्ड, गन्ना होता है शुगर केन, अगर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दोगे तो गन्ने की लंबाई बढ़ जाएगी और उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है उसका भी अमाउंट बढ़ जाएगा। तो शुगर केन की ईल्ड को बढ़ाने के लिए, मतलब गन्ने की फसल को तेजी से बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विकर मैच्योरिटी समझो क्या होता है? कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म में आते हैं। एक ग्रुप है प्लांट्स का, फाइलम है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में प्लांट्स आते हैं, पाइनस आता है, जैसे साइकस आता है, जैसे गिंको आता है। तो वो जो प्लांट होते हैं हम कॉनिफर कह रहे हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म में कॉनिफर्स होते हैं उनमें अगर इसका स्प्रे कर देंगे तो ये जल्दी से मैच्योर हो जाएंगे। उस मैच्योरिटी से क्या फ़ायदा है? मैच्योर जल्दी होगा तो सीड जल्दी बनेगा, और ये वो सीड होंगे जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होंगे। कैसे होंगे? इकोनॉमिकली बेनिफिशियल सीड्स को हम जल्दी ऑब्टेन कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना, भूल नहीं सकते इसको, ब्रेक डॉर्मेंसी। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करेगा? तो जिब्रेलिन डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। डॉर्मेंसी क्या है? अगर सीड डॉर्मेंट फेज में आप उसको गाड़ दो, प्लांट निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना? वो सीड ग्रो नहीं करेगा अगर वो डॉर्मेंट फेज में। ऐसा सीड हो, उस पर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दो और गाड़ दो जमीन, प्लांट निकल आएगा।
ठीक है, अगला लास्ट है ये इलोंगेशन ऑफ जेनेटिक डॉर्फ प्लांट। हम प्लांट को इलोंगेट तो कर रहे हैं, हम उन प्लांट को भी ग्रो करा, वो इलोंगेशन करा सकते हैं, उन प्लांट के स्टेम को भी बड़ा कर सकते हैं जो जेनेटिकली डॉर्फ हैं, मतलब उनकी प्रीवियस जनरेशन भी डॉर्फ थी। तो जैसे मेज है, पाइसम है, विसिया फावा है, ये जो प्लांट है, ये जेनेटिक डॉर्फ जो प्लांट होते हैं इनकी स्पीशीज के, उन पर अगर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दो तो वो भी लंबे हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले किसने बीमारी को देखा था, सिम्टम किसने देखा? तो आप जैपनीज फार्मर बताओगे। कौन से प्लांट में देखा? आप बताओगे राइस प्लांट में बताया। बीमारी का नाम बेकन डिसीज ऑफ फुलिस सीडलिंग। फिर किसने बताया ये बीमारी फंगस से हुई है? तो आप बताओगे कुरोसावा। कब बताया? 1926 में। कौन सा फंगस था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस फंगस से एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जिसका नाम रखा गया जिब्रेलिन। किसने करा ये काम? तो याबुतो या सुमिकी ने किया था। मेन आंसर याबुतो याद रखेंगे। अभी तक कितने टाइप के मतलब जिब्रेलिन डिस्कवर हो चुके? तो आप बताओगे 100 तक। लिखने का तरीका GA1। अच्छा, जिब्रेलिक एसिड है तो ये एसिडिक नेचर का, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कैसे नेचर का, तो एसिडिक, क्यों जिब्रेलिक एसिड है। फंक्शन 3 बताए, स्टेम, लीफ ग्रोथ, बोल्टिंग और सीड जर्मिनेशन। यूज बताई मैंने 7, फ्रूट की ग्रोथ करा दो, राइपनिंग डिले करा दो, उसके बाद माल्टिंग ईल्ड इंक्रीज करा दो, उसके बाद शुगर केन को एनहांस करा दो और क्विकर मैच्योरिटी करा दो। इसके अलावा डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं और इलोंगेशन करा सकते हैं जेनेटिक डॉर्फ प्लांट का। तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय बच्चों।